हेलो। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं मुस्तनसर सियाम। और आज आई एम वेरी एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर राधा कपूरिया, जिन्होंने अपनी बुक म्यूजिक इन कॉलोनियल पंजाब को डिस्कस करने के लिए मुझे दुरहम यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम से ज्वाइन किया है। डॉक्टर राधा कपूर holds a PhD from King's College London and presently she is an assistant professor at Durham University, United Kingdom. Thank you so much, Dr. Radha, for joining me. थैंक यू फॉर द चांस मुस्तनसर। बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। अच्छा डॉक्टर राधा, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू राइट दिस बुक। आई मीन कि जो पार्टीशन है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्कस्ड बाय डिफरेंट एकेडमिक्स एंड स्कॉलर्स, लेकिन जो हम्म। एक पार्टिकुलर डिमेंशन है, इट हैज लार्जली बीन ओवरलुक्ड, और इसके ऊपर जो एकेडमिक वर्क है वो भी बहुत कम है। तो आपकी इंस्पायरेशन क्या रही है इस पार्टिकुलर फील्ड को चूज करने की और इसके ऊपर काम करने की? जी शुक्रिया। असल में सॉरी, पार्टीशन जो है वो हम सबकी जिंदगियों को एकदम इन्फॉर्म करता है। उसकी जो छाप है हम सबकी लाइव्स में बहुत बड़ी है। और मैं खुद एक पार्टीशन फैमिली से आती हूँ। यानी जो मेरे सारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादा दादी नाना नानी, सारे वेस्ट पंजाब से पार्टीशन के 47 में आए थे इंडिया। तो मतलब लायलपुर से लेकर गुजरांवाला से लेकर सरगोदा से लेकर खुशाब और ऑफ कोर्स लाहौर, तो सब आते ही थे पढ़ाई के लिए। तो इन सब शहरों से और लाहौर से एक लगाव था। ये कहानियां सुनते थे हम बचपन में। तो एक बहुत क्यूरियोसिटी थी कि पार्टीशन के पहले क्या था, कल्चरल लाइफ क्या थी पंजाब में, सांझे पंजाब में। और मेरे ख्याल से जो मोस्ट इमीडिएट इंस्पिरेशन है वो तो ये थी कि जब हम दिल्ली में बड़े हो रहे थे, तो 80s 90s में शादियों पे मुसर्रत नज़ीर जो पाकिस्तानी सिंगर हैं उनके टप्पे गाए जाते थे और कैसेट्स लगाए जाते थे। और पाकिस्तानी प्लेज हम लोग देखते थे, धूप किनारे वगैरह। तो एक तरफ ये चल रहा था और दूसरी तरफ जो एक रिलीजियस डिस्कॉर्ड है और कम्युनलिज्म, और जो वो है हमारे जो फैमिली जो हिंदूज हैं और वो उन्होंने पार्टीशन एक्सपीरियंस किया, तो एक तरफ वो एक एंटाई मुस्लिम या एंटाई पाकिस्तानी फीलिंग थी और दूसरी तरफ ये भी चल रहा था। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि हमारा जो कल्चर था, जो हमारी विरासत थी, वो सांझी थी, उसको और एक्सप्लोर करने का। इसी को करके मेरे को एक अपनी पर्सनल फैमिली हिस्ट्री के रीज़न से, उस बिकॉज ऑफ द फैमिली हिस्ट्री मेरे को इसमें इंटरेस्ट आया। और मैंने देखा कि ज़्यादा कोई काम भी नहीं हुआ है, एग्जैक्टली। बल्कि जिस तरीके से पार्टीशन की वजह से हम दुनिया को या कल्चर को देखते हैं वो भी धर्म या मज़हब से जुड़ा है। तो जो रिसर्च म्यूज़िक पे भी हुई हुई थी उस टाइम तक, वो सिर्फ सिख म्यूज़िक पे थी या सूफ़ी कव्वाली म्यूज़िक पे थी। तो वो भी रिलीजियस एस्पेक्ट से जुड़ी हुई थी। एक रीजन ऑफ पंजाब है, उसमें जो कलेक्टिव डेवलपमेंट्स थी उसको मैं देखना चाहती थी। इसलिए मैंने कॉलोनियल पंजाब के म्यूजिशियंस, डांसर्स, उन कहानियों को निकालने की कोशिश की अपनी रिसर्च में। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, जो कॉलोनियल प्रेजेंस थी यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में पर्टिकुलरली, वो अपने म्यूजिकल ट्रेडिशंस को किस तरीके से इम्पैक्ट किया? क्योंकि जब आप एक आज़ाद मुल्क में हो तो थिंग्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट, लेकिन जो कॉलोनियल प्रेजेंस थी, उनके जो म्यूजिकल ट्रेडिशंस उस वक्त थी, उनको किस तरीके से वो इम्पैक्ट कर रही थी? देखिए, कॉलोनियल प्रेजेंस का असर सबसे ज़्यादा हमारे परसेप्शंस पे हुआ है म्यूज़िक को लेकर, पंजाब के म्यूज़िक को लेकर। ख़ास करके जो हम फ़ोक म्यूज़िक को जिस तरीके से समझते हैं, और हम सोचते हैं कि पंजाब का फ़ोक म्यूज़िक पंजाब को रिप्रेजेंट करता है, और हम ये नहीं सोचते कि पंजाब का क्लासिकल म्यूज़िक और जो क्लासिकल मौसीकी की जो ट्रेडिशंस हैं इतनी स्ट्रॉन्ग, उनको हम कहीं भूल जाते हैं और सिर्फ हमें फोक म्यूजिक दिखाई देता है जब हम पंजाब को समझते हैं। एटलीस्ट जो इंडियन पंजाब है वहाँ पे फोक म्यूजिक ज़्यादा लोगों को लगता है पंजाब को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो आइडिया है ये कॉलोनियलिज्म के वक्त में शुरू हुआ, इजाद हुआ।
और क्योंकि जो अंग्रेज आए पंजाब में, उनको एक बहुत इंटरेस्ट था फोकलोर के साथ। तो उन्होंने जैसे रिचर्ड टेम्पल हुए, फ्लोरा एनी स्टील हुए, तो वो वैसे भी दुनिया के और कोनों में से भी फोकलोर और फोकलोर स्टोरीज कलेक्ट कर रहे थे। तो एक क्रेज था उस टाइम 19वीं सदी में। तो वो पंजाब में भी वो लेकर आए, तो उनको पंजाब के फोकलोर में बहुत इंटरेस्ट था। पर जो लोग फोकलोर प्रिजर्व कर रहे थे, जैसे कि जो मिरासीज हैं, उनमें कोई, यानी जो मिरासी खुद उन्हें बता रहे थे, उनके ऊपर हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कोई नहीं मिलती। पर जो कहानियाँ और किस्से वो उनको आते थे, वो टेम्पल और ये जो सारे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स है, इन लोगों ने कलेक्ट किए और उन्हें प्रिजर्व किया। तो ये एक एक तरफ से तो ये अच्छी बात हो गई कि उन्होंने इन्हें प्रिजर्व किया, तो हम इन्हें आज तक यू नो जो 19वीं सदी में किस्से और कहानियां गाई जाती थी, वो अभी भी हम देख सकते हैं इन एग्जैक्टली। दी प्रिजर्व्ड फॉर्म। लेकिन कहीं पे भी जिस मिरासी से या जिन लोगों से ये बातें पूछी जा रही थी, जो एक एथनोग्राफी जो अगर हम आज करते हैं, एक उसकी एथिक्स होती है कि जिन लोगों से आप इंटरव्यू कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनकी भी कहानियां और उनकी इजाज़त के साथ आप ये चीज़ें नोट कर रहे हैं, तो वो सब कॉलोनियलिज्म के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इस तरीके से एक इम्पैक्ट ये भी हुआ कि पंजाब को फोक फोक के साथ जोड़ने में ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स का बहुत बड़ा हाथ था। और उनको एट एट वन लेवल ये फोक म्यूजिक पे असर हुआ, दूसरे लेवल पे ये भी था कि जो हमारी रागदारी मौसीकी की परंपरा है, अपॉलजीज माय कैट इज म्याउइंग ओके इन द ओके। बैकग्राउंड। वो जो मौसीकी की परंपरा है, वो अंग्रेजों को या यूरोपियन लोगों को समझ भी नहीं आती थी। तो उसको समझने में भी ये जो अंग्रेज थे कोशिश कर रहे थे। तो उसको समझने के लिए फिर जो इंडियंस या जो साउथ एशियंस थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम अंग्रेजी में कुछ लिखें, कुछ इनको समझाएं। और साथ ही साथ एक मॉडर्नाइजेशन की भी लहर उठी थी। वो भी कॉलोनियलिज्म के डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि साउथ एशिया में जो मॉडर्निटी आई है, वो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के साथ आई है। तो जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हुई थी हमारे मुल्कों में, वो बहुत कॉलोनियलिज्म से कनेक्टेड थी। और कॉलोनियलिज्म के डायलॉग, इट वाज अ डायलॉग विद कॉलोनियलिज्म, और उस कॉन्टेक्स्ट में मॉडर्निटी हुई। तो जो म्यूजिक को रिफॉर्म या मॉडर्नाइज भी करने की जो कोशिश हुई, वो भी एक वेस्टर्न मॉडल पे उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश हुई। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोशिश सफल हुई या कामयाब हुई, क्योंकि अभी भी जब जिस तरीके से हम लोग सीखते हैं मौसीकी, वो सीना बसीना वाले तरीके से है। वो किताबों से या रिटन नोटेशन से हम लोग नहीं अभी भी सीखते। पर उसका असर और तरीकों में हुआ, और वो मैं आई कैन एलैबोरेट ऑन दैट। ओके ओके। यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन थी, जहाँ कॉलोनियल टाइम्स में ये डिफरेंट चीजों को इम्पैक्ट कर रही थी, एट द सेम टाइम इट वाज इम्पैक्टिंग ऑन म्यूजिकल ट्रेडिशंस एज वेल। चलें, यस। एक एक और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि जो रिलीजियस आइडेंटिटी है और जो रिलीजन का यूज है, इट हैज आल्सो बीन वेरी फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स, आई मीन इवन इन फ्रीडम मूवमेंट। तो वो किसी ऑथर ने ये भी कहा था कि 1857 की जो वार है, इट वाज द वार ऑफ रिलीजन। तो इसका जो ताल्लुक म्यूजिक के साथ रहा है, मजहब का, और रिलीजियस आइडेंटिटी ने म्यूजिक को किस तरीके से शेप किया, पार्टिकुलरली इन कॉलोनियल टाइम्स। आपने 1857 की भी बात की, 1857। वो बहुत एक ज़रूरी एक क्रूशल वक्त था हमारी हिस्ट्री में। उससे बहुत चीज़ें बदली। म्यूज़िक में इसका असर देखा जाए तो वो क्योंकि मुग़ल रियासत ख़त्म हुई, तो जो मुग़ल दरबार था दिल्ली में, वहाँ पे जो जितने भी सारे गवैये वहाँ पे एम्प्लॉयड थे, वो आसपास के छोटे-छोटे रियासतों में उनको जाके नौकरी ढूँढनी पड़ी। तो दिल्ली के करीब पंजाब की भी बहुत सारी रियासतें, जैसे पटियाला, नाभा, कपूरथला, इन सब जगहों पे भी दिल्ली से गवैये जो थे वो 1857 के बाद गए। तो ये एक तो असर हो गया पेट्रनेज के दायरे से या पेट्रनेज के पर्सपेक्टिव से, कि म्यूजिशियंस कहाँ जाते हैं।
बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल अपहीवल। और इसी के बाद जो जैसे जिन लोगों ने म्यूजिक को पढ़ा है, 30-40 साल पुरानी किताब डैनियल न्यूमन ने जो लिखी थी म्यूजिक पे, उन्होंने ये कहा था कि जो घराने जिस तरीके से हम समझते हैं आज, वो घराने 1857 के बाद ही इजाद हुए। जिस तरीके से हम उसे समझते हैं, कॉन्सेप्ट घराने का पुराना है, पर जिस किस्म से आज के घराने हैं आजकल के, चाहे वो पटियाला हो या ग्वालियर हो, वो सारे 1857 के बाद शुरू होते हैं, जब ये छोटी रियासतें म्यूजिक को पेट्रोनाइज करती हैं। बट ऑफ कोर्स कॉलोनियलिज्म के साथ एक रिलीजियस आइडेंटिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने। उन्होंने लोगों को गवर्न करने के लिए रिलीजन या मज़हब के हिसाब से और कास्ट के हिसाब से लोगों को डिवाइड करना और उनको गवर्न करने के लिए ये कैटेगरीज और भी स्ट्रॉन्ग हो गई ब्रिटिश गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो म्यूज़िक में भी इसका असर इस तरीके से देखा जाता है कि इनडायरेक्टली, क्योंकि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू होती हैं, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज भी आते हैं कॉलोनियलिज्म के साथ, पंजाब में खासकर आफ्टर कॉलोनियलिज्म जो मिशनरीज आते हैं, उनको देख के जो हिंदू सिख मुस्लिम कम्युनिटीज थी वो काफ़ी थ्रेटन्ड फील करती हैं, और फिर वो अपने मज़हब को रिफॉर्म करने में लग जाती हैं। तो जैसे कि पंजाब में आर्य समाज का बहुत बड़ा एक मूवमेंट शुरू हुआ था रिफॉर्म करने का, क्योंकि जो पंजाबी हिंदूज थे उन्होंने आर्य समाज, जो एक गुजरात से एक मूवमेंट शुरू हुई थी, उन आर्य समाज को बहुत फॉलो किया। वैदिक या रिफॉर्म्ड हिंदुइज्म रिचुअल्स कम थे उसमें, पर उसमें भी उन्होंने म्यूजिक को लाने की कोशिश की कि हम कम्युनिटी सिंगिंग करेंगे, जिस तरीके से चर्चेस में भी होती है। तो उसका एक असर हिंदू भजन्स पे हुआ, और खास करके हिंदू विमेन को पब्लिक स्फेयर में लाने की कोशिश की गई कि ये औरतें भजन गाएं और डिवोशनल गाने गाएं। तो इन औरतों को पब्लिक स्फेयर में लाने के लिए उन्होंने जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज थी उनको एक विलिफाई किया, जैसे कि जो तवाइफ हैं और जो कोर्टिजान्स हैं और जो औरतें पब्लिक विमेन कहलाई जाती थी और जो ट्रेडिशनली गाती थी। तो इनको बहुत बुरे नज़रिए से देखा गया। ऐसा नहीं कह सकते कि कॉलोनियलिज्म से पहले तवाइफ बहुत ऊंचे दर्जे पे थी, तब भी दे वर नॉट एज रिस्पेक्टेड एज मैरिड विमेन और अपर कास्ट मिडिल क्लास विमेन। लेकिन कॉलोनियलिज्म के साथ साथ तवाइफ और जो हेरिडिटरी फीमेल परफॉर्मर्स हैं उनको और भी ज़्यादा विलिफाई किया गया, उनको और भी ज़्यादा बुरी नज़र से देखा गया, और उनकी जो कल्चरल नॉलेज थी या जो उनकी कल्चरल कंट्रीब्यूशन थी उसको एकदम नज़रअंदाज करके सिर्फ उनकी जो सेक्सुअल सर्विसेज थी उस पर जोर डाला गया। इनफैक्ट कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने प्रोस्टिट्यूट और कोर्टिजान के बीच में कोई डिफरेंस नहीं देखा, एंड एज अ रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी नॉच कैंपेन्स शुरू हुई, जिसमें नाच गाना और जो गाने वाली हैं और तवाइफ हैं उस इंस्टीट्यूशन को मिटाने की एक कोशिश की गई, और ये शुरुआत होती है इसकी 1890s के दशक में। तो उस टाइम पे लाहौर में पंजाब प्योरिटी एसोसिएशन एक इकट्ठी होती है, मेड अप ऑफ मेन फ्रॉम ऑल रिलीजन्स हु वांट टू रिफॉर्म देयर कल्चर एंड से कि हमें ये जो नाच गाना है और हमारी शादियों पे गाने वालियों को नहीं आना चाहिए। तो इसी के साथ साथ तवाइफ को नीचा दिखाना और साथ ही में रिस्पेक्टेड विमेन को, रिस्पेक्टेबल विमेन को पब्लिक स्फेयर में लाना, एक इट वेंट हैंड इन हैंड। तो ये एक जेंडर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंगल आ जाता है जब हम रिलीजन को देखते हैं, स्पेशली म्यूजिक के रेल्म में। एग्जैक्टली। चलें, अच्छा, काइंडली ये बताइएगा कि अगेन आपने वुमेन का रोल जो है उसको एक्सप्लेन भी किया है, तो इसके ऊपर मैं मजीद भी जानना चाहूंगा, क्योंकि जो पार्टिसिपेशन थी वुमेन की म्यूजिकल ट्रेडिशंस में, वो टाइम के साथ चेंज कैसे हुई? मतलब कल्चरल और सोशल चेंजेस तो हो रही थी कॉलोनियल टाइम्स से, फिर आगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है या जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स थे,
तो उनकी जो पार्टिसिपेशन थी वो चेंज किस तरीके से होती रही वुमेन की? जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो पंजाबीज हैं, खास करके जो लाहौर में पंजाबीज हैं, उनको भी पता होगा कि 100-200 साल पहले कितनी इम्पोर्टेंट जगह थी सोसाइटी में कोर्टिजान्स की, तवाइफ की, और लाहौर में जो एग्जैक्टली। थी, और अमृतसर में, ये दोनों शहरों की जो कोर्टिजान्स थी बहुत जानी मानी थी, बहुत अकॉम्प्लिश थी, और इनको बहुत नॉलेज था, उनको बहुत मौसीकी का इल्म था, और लिटरेचर का, यू नो अदब और शायरी, शेरो शायरी, इस सब में इनको इनकी बहुत क्या कहते हैं, एक पहचान थी अलग से। पहचान थी। जी बिल्कुल, थैंक एक्सपर्टीज। यू फॉर योर उर्दू। My Urdu is very slow today. I नहीं apologize. नहीं, इट इज गुड, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। नो नो। सो तो ये जो इनका जो दर्जा था सोसाइटी में, वो ओवर टाइम घट होने लगा। तो इनफैक्ट जैसे मैंने समझाया, कॉलोनियलिज्म में एक जो इनको विलिफाई करने का अटेम्प्ट था, जब हेनरी लॉरेंस और ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा रंजीत सिंह का जो दरबार था उसको टेक ओवर किया 1849 में, तो रानी जिंदा, जो रंजीत सिंह की सबसे छोटी, मतलब वन ऑफ हिज यंगेस्ट वाइफ्स, उन्होंने बहुत एक ऑपोजिशन कायम किया। तो उनको भी विलिफाई करने के लिए रानी जिंदा को भी इन लोगों ने बोला कि ये तो नॉच गर्ल हैं। तो और मतलब जब भी किसी औरत को नीचा दिखाना होता है तो उसको गाने वाली या नाचने वाली बोल दिया जाता है। और और मतलब महाराजा रंजीत सिंह पे मैं बाद में बात करूंगी, पर उनके उनकी उनकी रेन में बहुत इम्पोर्टेंट थी। तवाइफ और कोर्टिजान्स को बहुत बढ़ावा दिया गया, उनको बहुत प्रमोट किया गया, और कॉलोनियलिज्म के बाद ये धीरे धीरे इस पे एक असर हुआ। उनकी जो जागीर थी, जो जागीरें दी जाती थी कोर्टिजान्स को, वो कम हो गई। उनकी जो फाइनेंशियल अर्निंग थी वो कम हुई। और फिर हमने जैसे कि अभी डिस्कस किया, एंटी नॉच कैंपेन से और भी असर होता है। ये नहीं कह सकते कि ये फुल्ली सक्सेसफुल था, कि ये बिल्कुल एकदम कामयाब थी, ये एक अटेम्प्ट थी। क्योंकि 1920s 1930s में भी हमें बहुत प्रोमिनेंट कोर्टिजान्स फिर भी मिलती हैं। जैसे हम अगर प्राण नेविल की किताबें पढ़ें, लाहौर पे उन्होंने भी कोर्टिजान्स पे लिखी हैं किताबें, उसमें भी वो ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग्स का एग्जाम्पल देते हैं, और मिस दुलारी हैं, या तमाचा जान है, या ऐसी बहुत सारी सिंगर्स थी जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स में, वो भी कोर्टिजान बैकग्राउंड की थी, वो काफ़ी पॉपुलर थी, और वो भी परफॉर्म करती थी लाहौर में 20s 30s में। तो कोर्टिजान्स ने भी अडेप्ट किया जब नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आई। और ये बात श्वेता सचदेवा झा ने पहले कही थी कि टेक्नोलॉजी के साथ कोर्टिजान्स अपनी एक पहचान और बनाने का एक नया तरीका ढूंढती हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। फिर बाद में इंडिपेंडेंस के बाद एक और ही कहानी शुरू हो जाती है कि नए मुल्क और उनकी जो नई इमेज है, तो उसके बाद शायद और डिक्लाइन होता है 40s 50s में खास करके, बट ओवर टाइम स्लोली इनका दर्जा कम होता गया। और साथ ही में मिडिल क्लास वुमेन आगे आती गई, और वो ताकि वो पब्लिक स्फीयर में गा सकें। और इसका जो the contribution or the reason behind middle class women entering the public sphere goes to reformers like पंडित पलुस्कर, जिन्होंने बहुत कोशिश की कि ये जो एजुकेटेड वुमेन है ये भी पब्लिक स्फीयर में आए। पर साथ मतलब प्रॉब्लम ये है कि वो भी आ सकती थी और कोर्टिजान्स भी रह सकती थी, स्पेस सबके लिए हो सकती थी, बट कोर्टिजान्स को विलिफाई क्यों किया गया, उनको नीचा क्यों दिखाया गया? और साथ ही में मिरासियों को भी बहुत एक निचली नज़र से देखा गया। और मतलब ऑफ कोर्स मिरासीज को ट्रेडिशनली भी देखा जाता था एग्जैक्टली। नेगेटिव व्यू से, बट कॉलोनियलिज्म में कहीं एक ही ज़्यादा और भी बढ़ गया, क्योंकि जब ये लोग अपना म्यूजिक को रिफॉर्म करना चाहे, और हमारा जो संगीत है, हमारी जो मौसीकी है बहुत ही
प्योर है और इसमें मिरासी और तवाइफ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसको आप प्योर तभी बना सकते हैं जब आप इन कम्युनिटीज को उससे अलग करते हैं। और ये एक बहुत नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हमारे म्यूजिक पे रहा है, और अभी भी उसका असर, जब कोई भी एग्जैक्टली। अभी म्यूजिक भी परस्यू करना चाहे उसको या तो मिरासी बोलते हैं और उस तरीके से डिस्करेज करते हैं, या फिर लड़कियों को बोला जाता है अच्छे घरों की लड़कियां ऐसे काम नहीं करती। ऐसे तो ही। ये अभी तक नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स अभी भी हमें अफेक्ट करते हैं। लेकिन आई थिंक खास करके जो ये एक लॉस्ट ट्रेडिशन है कोर्टिजान्स का, ये बहुत ही इस बहुत लॉस हुई है ये। एग्जैक्टली। और इसमें सिर्फ हम अंग्रेजों को नहीं दोषी ठहरा सकते, क्योंकि कलोनियलिज्म का तो है ही योगदान, बट साउथ एशियंस ने, पंजाबियों ने खुद इसमें ज्वाइन किया, इस कैंपेन को ज्वाइन करके इन्होंने फिर तवाइफ और कोर्टिजान्स को डिस्पोजेस और मार्जिनलाइज किया। तो ये एक कल्चर की बात हो गई। एग्जैक्टली। अच्छा, काइंडली जो महाराजा रंजीत सिंह की पैटर्नोज थी उसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि हम्म। पार्टिकुलरली विद रेफरेंस टू लाहौर कोर्ट के तब हम्म। म्यूजिकल ट्रेडिशंस क्या रही और उसमें जेंडर का किरदार क्या रहा। आपने थोड़ा सा मेंशन किया तो है, लेकिन मैं इसके ऊपर हम्म। एक डिटेल्ड आंसर जो है वो चाहूंगा। जी, महाराजा रंजीत सिंह पे बहुत हिस्टोरियंस ने बहुत रिसर्च की है, और उन्होंने काफ़ी, वो एक मिलिट्री जनरल थे, वो सारी उनकी जो खूबियां हैं उस पे बात की गई, और कैसे वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में आखिरी राजा या नवाब थे जिन्होंने जो खड़े रहे अंग्रेजी ताकत के खिलाफ, और उनके एग्जैक्टली। जाने के लास्ट बाद सॉवरेन भी रूलर। लास्ट सॉवरेन रूलर जी। तो इसमें हम ये भूल जाते हैं कि ऑब्वियसली मिलिट्री जनरल्स और उनकी जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे उनका बहुत योगदान था, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था। लेकिन हर जगह जब आप उनके उम्दतुत तवारीख, उनके जो फारसी के क्रॉनिकल्स देखते हैं, जो मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन में पढ़े हैं, उसमें हमेशा डांसिंग गर्ल्स का जिक्र होता है, और वो किस कॉन्टेक्स्ट में होता है, जब वो अंग्रेज़ों के साथ या यूरोपियन पावर्स के साथ डिप्लोमेसी कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, या कोई मीटिंग कर रहे हैं। तो वो हर हर मीटिंग के टाइम उनकी जो गाने वालियां हैं, उनका जिक्र होता है कि वो उन्होंने ये गाया और लोगों को खुश किया, और जो उनकी मतलब जो भी सरदर्द था लोगों का वो गायब हो गया, और बहुत अच्छे से बातें हुई। तो ये जो जिक्र है बहुत बार आता है, और मेरे को इस बात से बहुत इंटरेस्ट हुआ कि इस पे किसी ने रिमार्क नहीं किया, किसी हिस्टोरियन ने। और साथ ही में उन्होंने एक ऐसा ऐसा एक ग्रुप को कायम किया, जो अंग्रेज उसे अमेज़न्स बोलते थे, क्योंकि ये औरतें तलवार लेके आदमियों के जैसे पगड़ी वगड़ी पहन के ड्रेसअप होके घोड़ों पे आकर जैसे एक कॉम्बैट करती थी, एक ऐसा नाच करती थी जो बैटलफील्ड को दिखा रहा है दरबार में। तो वो एक जो जो एक सिख रियासत का जो एक मार्शल नोशन था, वो उसको डांस के थ्रू अंग्रेजों या यूरोपियन गेस्ट के सामने परफॉर्म करती थी। और ये एकदम रंजीत सिंह की अपनी एक इन्वेंशन थी, ये जो ग्रुप था कुछ 30-40 औरतों का था, और ये कश्मीर से या पहाड़ी इलाकों से थी। और इन इन सभी कोर्टिजान्स का बहुत अच्छा फाइनेंशियल, महाराजा रंजीत सिंह इनको बहुत अच्छी जागीरें देते थे, इनकी बहुत अच्छी फाइनेंशियल सैलरीज होती थी, तो काफ़ी रिस्पेक्टेड थी, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज कोर्ट, इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयज, जैसे कि उनको मतलब काफ़ी काफ़ी क्या कहते हैं, रईस थी। और ऑफ कोर्स महाराजा रंजीत सिंह ने 2 तवाइफों से शादी भी की, और बहुत ऑपोजिशन फेस किया, क्योंकि पहली जो उनकी बीवी कोर्टिजान वाइफ थी वो बीबी मोरा थी। शी वाज फ्रॉम अमृतसर अगेन, और वो भी मुस्लिम थी। और उसके कई सालों बाद उन्होंने गुल बेगम से शादी की, वो भी अमृतसर से थी। तो जो ऑर्थोडॉक्स अकाल तख्त के जो ऑर्थोडॉक्स सिख्स थे, उनको बहुत इससे दिक्कत हो रही थी कि ये अपने धर्म के बाहर शादी कर रहे हैं।
और बीबी मोरा शादी के बाद मतलब दे वर ऑलवेज मुस्लिम, एंड महाराजा रंजीत सिंह एनकरेज्ड, और बीबी मोरा ने मदरसे अ, कायम किए लाहौर में। उन्होंने उनकी मस्जिद भी है मेरे ख्याल से उनके नाम के, माइमोरा मस्जिद भी है लाहौर में। और तो और इसी तरीके से गुल बेगम का भी बहुत एक बड़ा नाम था। तो माइमोरा के नाम पे तो एक पुल कंजरी भी है, तवाइफ पुल, वाघा बॉर्डर के पास। लाहौर में ही? नहीं, अमृतसर और पाक लाहौर के रास्ते में, तो इसीलिए वाघा बॉर्डर के करीब है। सही से। जी। तो वहां पे मतलब एक पुल कंजरी में एक पुल बनाया। एक बहुत दिलचस्प कहानी है कि शादी से पहले जब भी महाराजा रंजीत सिंह अमृतसर आते थे, तो कई कहानियां कहती हैं कि वो हरमंदिर साहब यानी गोल्डन टेम्पल जाने से पहले वो मोरा का नाच देखने जाते थे, जहाँ पे उनका गांव है। तो एक बार मोरा उनको उनके उनसे मिलने आ रही थी, घुड़सवार। और घोड़े पे वो जब मतलब आ रही थी, तो एक वहां पे नहर आती है, जो नहर पठानकोट से शुरू होकर लाहौर के शालीमार बागों में पानी लाती हैं। तो उस नहर में उनका एक बार उनकी एक चांदी की जुत्ती जो है वो गिर गई, और वो बहुत खफा हुई, और उन्होंने महाराजा से कहा कि अगर आप मेरे लिए पुल नहीं बनाएंगे तो मैं आपसे कभी फिर नहीं मिलूंगी, कभी नहीं नाचूंगी आपके लिए। तो फिर महाराजा ने एक पुल बनाया, तो उस पुल का नाम पुल उलकंजरी बन कंजरी या पुल तवाइफ पुल हुआ, या पुल मोरा। और फिर वहां पे एक सराय बनाया गया, जो भी मुसाफिर हैं वहां के रह सकते हैं। वहां पे एक बहुत बड़ा मस्जिद है, एक शिव मंदिर भी है, एक गुरुद्वारा भी है। तो सारे ही मजहबों का वहां पे एक प्रेजेंस है। अभी वहां पे क्योंकि वाघा बॉर्डर के करीब है, तो आर्मी, इंडियन आर्मी ने भी काफी वहां पे कब्जा किया हुआ है। तो और बल्कि 65 की जंग में कभी पाकिस्तान आर्मी ने भी उस स्पॉट पे आ गए थे, फिर इंडियन आर्मी ने वापस उस पे कब्जा किया। तो अब वहां पे जो सोल्जर्स शहीद हुए हैं उनके लिए एक मेमोरियल बन गया है, वॉर मेमोरियल है, जबकि ये जगह लव मेमोरियल के तरीके से एग्जैक्टली। शुरू की है। तो ये एग्जैक्टली। काफी पॉइगनेंट स्टोरी, आयरॉनिक है कि लव मेमोरियल आज वॉर मेमोरियल है। और एग्जैक्टली। ऑब्वियसली लाहौर अमृतसर ट्विन सिटीज हैं, और बीबी मोरा अमृतसर की थी, और रंजीत सिंह लाहौर से आते थे उनको मिलने। तो काफी खूबसूरत कहानी है उनके इश्क की। और तो मतलब मैं मतलब बेसिकली जो बीबी मोरा की कहानी है, या गुल बेगम उनकी जो दूसरी मुस्लिम कोर्टिजान वाइफ थी, ये सब हमें क्या दिखाती हैं कि उनके टाइम पे कोर्टिजान्स बहुत पावरफुल थी। ये नहीं कह सकते कि अ, इतनी भी पावरफुल थी कि उनका एकदम इक्वल था, कि कोर्टिजान्स और जो रिस्पेक्टेड मैरिड टिपिकल मैरिड वुमेन है, या जो उनकी पॉलिटिकल बीवियां थी, वो एकदम सेम दर्जे पे थी, ऐसा नहीं कह सकते। पर उनका इश्क बहुत ऊंचे दर्जे पे था महाराजा रंजीत सिंह का फॉर दीज वुमेन। तभी उन्होंने उनसे लीगल वेडिंग्स भी करी, और उनको बीवी का दर्जा दिया। कई लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने माई मोरा के नाम पे सिक्के भी, मोरा शाही सिक्का भी, इंटरेस्टिंग। जी। तो और किसी भी बीवी के नाम पे उन्होंने सिक्के नहीं निकाले। तो ये सारी कहानियां। और फिर जब अंग्रेजों ने टेक ओवर किया, तब माईमुरा तब तक मेरे ख्याल से नहीं रही थी। और ऑफ कोर्स रंजीत सिंह भी 1839 में ही हैड डाइड। पर 1849 में जब हेनरी लॉरेंस वगैरह ने टेक ओवर किया पंजाब को, तब गुल बेगम की जो पेंशन थी वो सबसे ज्यादा थी, क्योंकि उनको तब भी पता था कि इन ऑलरेडी ये कितनी पावरफुल हैं, और महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से इनकी जो जागीरें हैं और जो एस्टेट्स हैं वो कितने ही बड़े हैं। तो गुल बेगम को मेरे ख्याल से 12,000 रुपए की एनुअल पेंशन उस टाइम पे दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भी, क्योंकि उनको भी ये एक डर था। तो गुल एग्जैक्टली। बेगम का जो मकबरा है, वो मेरे ख्याल से उस पे प्रोफेसर नादरा खान ने बहुत अच्छा काम किया है, वो जो लम्स में हिस्टोरियन हैं। तो वो मतलब बहुत ही खूबसूरत टूम भी है, मेरे ख्याल से वो लाहौर में ही है, या आसपास। तो
तो ये जो तवाइफ थी, ये बहुत सारे आर्किटेक्चर भी बिल्ड, जैसे फूलकंजी की हमने बात की, तैमूरा ने मदरसे मस्जिद बनाए, उसी तरीके से गुल बेगम का जो उन्होंने मकबरा पहले से ही उन्होंने प्लान किया कि जब जब व्हेन आई गो तो इस तरीके से बनेगा। तो कोर्टिजान्स वर वेरी पावरफुल, उन्होंने अपनी एक मार्क छोड़ा है पंजाब की हिस्ट्री पे और कल्चर पे। और मेरा, एज आई वॉज डूइंग दिस रिसर्च, मुझे जब ये कहानियाँ मिलती थी, मेरा यही मेरे मकसद यही था कि इन औरतों को एक याद किया जाए एक अच्छी मेमोरी से, और उनको इस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि नहीं तो हम भूल जाते हैं कि ये पॉलिटिकली भी कितनी इम्पोर्टेंट थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, हमने कॉलोनियल टाइम्स में डिस्कस किया कि म्यूजिकल ट्रेडिशंस कैसी रही। अब हम पार्टीशन की तरफ आते हैं। तो जी। जो पार्टीशन थी, चूंकि इट वाज यू नो एक ऐसा इवेंट जिसको ट्रेजेडी भी कहा जाता है, तो जी। इसने किस तरीके से जो म्यूजिकल ट्रेडिशंस थी और जो पार्टिकुलरली म्यूजिशियंस थे, जी। उन ट्रेडिशंस को किस तरीके से इम्पैक्ट किया? ये बहुत ही गहरा क्वेश्चन है, और इसका कंप्लीट जवाब या एकदम कन्विंसिंग जवाब तो अभी भी मेरे पास नहीं है। इसकी अभी भी रिसर्च चल रही है, और काफ़ी लोगों ने इस पे काफ़ी नहीं, चंद लोगों ने इस पे थोड़ा सा काम किया है। और मेन जो हम कह सकते हैं, मेन इम्पैक्ट क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द रिलीजियस एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशंस, और क्योंकि म्यूजिशियंस साउथ एशिया में मोस्टली हैव बीन मुस्लिम, और पंजाब में खासकर, तो ईस्ट टू वेस्ट एक म्यूजिक का एक एक्सोडस हुआ 47 में, क्योंकि पटियाला हुआ या शाम 84 हुआ। इन घरानों के जो म्यूजिशियंस थे, बहुत ही मतलब जाने माने और बहुत ही स्किल्ड, वो सब लाहौर या कराची आए, एंड मोस्टली लाहौर। तो इन अ सेंस लाहौर वाज ऑलरेडी सच अ कल्चरली रिच सेंटर फॉर म्यूजिक। तो इन सम वेज 47 में लाहौर गेन्ड इवन मोर म्यूजिशियंस। तो एक बहुत टैलेंट का इन्फ्लक्स हुआ, म्यूजिकल टैलेंट का, पाकिस्तान में 47 में। इंडिया में ऐसा नहीं कह सकते कि कोई हिंदू या सिख म्यूजिशियंस नहीं थे, तो जो भी थोड़े से थे वो इंडिया आए। एक प्रॉब्लम हुई वो ये हुआ कि काफी जो पेट्रन्स थे म्यूजिक के, काफी वो सिख थे या हिंदू थे, तो वो वेस्ट टू ईस्ट आए, तो एक जो पेट्रनेज थी वो कम हो गई। जो जैसे सिख जमींदार थे, या मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे ही हिंदू या सिख जमींदार म्यूजिक को पेट्रोनाइज करते थे, बट कई लोग थे जो काफ़ी प्रोमिनेंट थे। तो जैसे उस्ताद मोहम्मद हफीज़ खान तलवंडी वाले, जो अभी नहीं रहे, हु वाज वेरी इंपॉर्टेंट ध्रुपद एक्सपोनेंट ऑफ पाकिस्तान, वो बताते हैं जब उन्होंने खालिद बसरा को इंटरव्यू दी थी 90s में, उन्होंने बताया था कि उनके जो पेट्रन्स थे, उनके दादा के टाइम के पेट्रन्स थे, वो सिख फैमिली थी, सिख जमींदार थे। तो जब वो चले गए तो इमीडिएटली एक पेट्रनेज का एक जो मीडियम है वो ख़त्म हो गया। तो प्रॉब्लम ये हुई पार्टीशन का इम्पैक्ट। तो एक तो इस तरीके से हुआ कि पॉपुलेशन एक्सचेंज में, पर दूसरे लेवल पे ये भी बदलाव आया कि अब क्योंकि नई रियासतें, और मतलब नई गवर्नमेंट्स, नॉट रियासत पर नई गवर्नमेंट जो कायम हो रही है, वो रेफ्यूजीज का भी देख रही हैं, तो आर्ट्स और कल्चर को वो पेट्रोनाइज करने में तो थोड़ा वक्त तो उनको लगेगा। सबसे पहला उनका प्रायोरिटी ये नहीं होगी कि हम म्यूजिशियंस को या आर्टिस्ट को बढ़ावा दें, तो उनको सेटअप करने में और उनको नई पेट्रनेज ढूंढने में वक्त लगा। और जो पुरानी रियासतें थी राजाओं की, नवाबों की, वो भी इंडिपेंडेंस के टाइम कम होने लगी। इंडिया में 1971 में वो प्रिवी पर्स इस्टेब्लिश करके जो प्रिंसेस थे उनको कम्प्लीटली एक ख़त्म किया गया। तो वो प्रिंसली पेट्रनेज के दरबारों पे म्यूजिशियंस एम्प्लॉय हो सकते थे, वो 47 के बाद वो धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया। और जब वो एक एवेन्यू ख़त्म हो जाता है तो म्यूजिशियंस को स्टेट ही प्रमोट कर सकता है। तो वेदर इट्स ऑल इंडिया रेडियो
या फिर रेडियो ऑफ पाकिस्तान, तो इन जगहों पे ही म्यूजिक आगे उसका बढ़ावा मिलता है। तो इट वाज डिफिकल्ट, क्योंकि कई म्यूजिशियंस को एक इस्लामाइजेशन से प्रॉब्लम थी पाकिस्तान में। एक वो एक आई थिंक मिस्टर जो जो फर्स्ट डायरेक्टर थे रेडियो पाकिस्तान के, उन्होंने एक कहा था कि ये जो एक हिंदू रेफरेंसेस हैं इस म्यूजिक में, जैसे राग दुर्गा है या कुछ है, ये प्रॉब्लमैटिक है। नए मुल्क के लिए नई मौसीकी होनी चाहिए, तो इनका नाम बदल देते हैं। तो कई म्यूजिशियंस को इससे प्रॉब्लम हुई, जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जो कसूर के थे और कसूर पटियाला घराने के एक्सपोनेंट थे। एग्जैक्टली। तो वो 47 1947 टू 1957 तक पाकिस्तान के सिटीजन थे, क्योंकि देन ही हैड टू मूव टू and इंडिया आई then he थिंक। chose to move to India because he was not happy with this Islamization. पर उनकी भी जिंदगी, मतलब प्रोफेशनली वो इंडिया मूव हुए ताकि वो एज अ म्यूजिशियन वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं जिस तरीके से वो चाहते थे। लेकिन उनकी फैमिली तो कसूर में ही थी, तो वो और लाहौर में थी, तो वो उनको बहुत याद करते रहे। एंड वो इंडिया 57 टू 67 थे, आई थिंक 67 68 में ही डाइड, और वो हैदराबाद में थे, इंडियन हैदराबाद में, जब उनका देहांत हुआ। तो इट्स इंटरेस्टिंग कि 10 साल के लिए वो पाकिस्तानी सिटीजन थे, 10 साल के लिए वो इंडियन सिटीजन थे, लेकिन फॉर द बल्क ऑफ हिज लाइफ ही वाज सिटीजन ऑफ नाइदर। ही सॉ हिमसेल्फ एज बिलोंगिंग टू अनडिवाइडेड इंडिया, एग्जैक्टली। अनडिवाइडेड पंजाब। और उन्होंने बहुत ही बहुत दिलचस्प और बहुत ही अच्छी एक बात कही थी कि अगर हर घर में एक बच्चे को रागदारी मौसीकी सिखाई जाती, तो इस तरीके से पार्टीशन नहीं होना था, ये वायलेंस नहीं होनी थी। एग्जैक्टली। तो एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, क्योंकि म्यूजिक हमें सेंसिटिव भी बनाता है, और एक 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 ह्यूमैनिटी, इंसानियत से जोड़ के रखता है। तो एग्जैक्टली। वो, और अभी भी मौसीकी इज द मेन वे दैट जो आवाम है वो बोथ इंडिया पाकिस्तान की एकदम कनेक्ट होती है एक दूसरे के साथ। एग्जैक्टली। म्यूजिशियंस कितना इम्पोर्टेंट काम करते हैं, और इस जो ये काम लिटरली लेबर है जो ये म्यूजिशियंस कर रहे हैं टू बिल्ड पीस, उसको आई थिंक गवर्नमेंट्स रिकग्नाइज करती हैं, पर इतना ज्यादा नहीं करती जितना करना चाहिए, क्योंकि म्यूजिक से एक हीलिंग भी होती है। म्यूजिक का असर इमोशनल या साइकोलॉजिकल हीलिंग पे भी देखा गया है एग्जैक्टली। न्यूरो साइंटिस्ट्स ने। तो इसके लिए मतलब मेरे ख्याल से जो फ्यूचर है उसमें मेरे ख्याल से म्यूजिशियंस को और भी हमें प्रोटेक्ट और रिस्पेक्ट करना होगा। और जैसे कि 47 से लेकर खासकर 80s 90s तक, और शायद अब अभी हाल ही में ये मेरे ख्याल से पिछले 8 से 10 सालों में ज़्यादा एक कम हो गया है आना जाना म्यूजिशियंस और डांसर्स का फ्रॉम इंडिया, एग्जैक्टली। पाकिस्तान एंड अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो ये एक बहुत सैड चीज़ है, क्योंकि इवन दो पार्टीशन से बॉर्डर्स बने लेकिन तब भी म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स दोनों मुल्कों में म्यूजिशियंस को बुलाते रहे। एग्जैक्टली। पाकिस्तान के जो ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस है, और भी कॉन्फ्रेंसेस हैं, जैसे मिस्टर रज़ा काजिम है लाहौर में, जो संजन नगर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स उन्होंने कायम किया है। वहाँ पे भी वो भी म्यूजिक फेस्टिवल्स करते थे जहाँ इंडिया से म्यूजिशियंस आके परफॉर्म करते थे। सिमिलरली इंडिया में इतने सारे पाकिस्तानी म्यूजिशियंस जब आके परफॉर्म करते थे, लोग इतने खुश होते थे, दे यूज्ड टू वेट। चाहे वो रोशन आरा बेगम है जो बहुत कम परफॉर्म करती थी पार्टीशन के बाद, पर वो हरवल्लभ फेस्टिवल में आई, उन्होंने परफॉर्म किया। फिर उस्ताद सलामत नज़ाकत अली बहुत पॉपुलर थे इंडिया में। तो ये सारी कहानियाँ, ये भी ज़रूरी है हमें याद करने की। जैसे उस्ताद सलामत नज़ाकत अली हुई या रोशन आरा बेगम हुई, दे वर अफेक्टेड बाय पार्टीशन, वो भी पार्टीशन के टाइम पे ही पाकिस्तान आए। तो इन सब की लाइव्स चेंज हुई, बट डिस्पाइट दैट वो आते जाते रहे, एंड वो एक राब्ता बना रहा विद द म्यूजिक लवर्स।
फ्रॉम एग्जैक्टली। डिफरेंट। तो मेरे ख्याल से ये जो एक म्यूजिक लवर्स और म्यूजिक पेट्रन्स ऑडियंसेस का एक एक रोल रहा है, उसको हमें देखना चाहिए। उस्ताद नुसरत वाले फतेह अली खान जो इतने पॉपुलर और इतने बिलव्ड हैं, उनको बुलाया गया जैसे इंडिया में 80s में बॉलीवुड ऋषि कपूर की शादी पे आई थिंक पहली बार बुलाया गया, तो उसके बाद फिर वो और भी पॉपुलर हुए इंडिया में। और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की फैमिली भी ओरिजिनली जलंधर से थी, जो वहाँ की पठान बस्तियाँ थी ईस्ट पंजाब में। तो ये सारी कहानियाँ, ये जो मेमोरीज हैं हम पंजाब के शहरों की, जहाँ जलंधर में हम याद कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी इम्पोर्टेंट मुस्लिम हेरिटेज थी, या फिर लाहौर एग्जैक्टली। में कितनी इम्पोर्टेंट हिंदू या सिख हेरिटेज थी। तो ये सारी कहानियाँ हमें याद करते रहना है, और ताकि ये हम भूल ना जाएं, क्योंकि नहीं तो अगर हम अपने मुल्कों का की पॉलिटिक्स देखें, उसमें तो बस जो आज एग्जैक्टली। है वही दिख रहा है, और जो पहले की सांझी विरासत थी उसको तो हम भूल ही जाएंगे फिर। एग्जैक्टली, शेयर्ड हेरिटेज। शेयर्ड तो हेरिटेज। इसमें एक और मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज मिली है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम थे। तो हम्म। और भी कुछ म्यूजिशियंस थे जब मैं रिसर्च कर रहा था इस इंटरव्यू के लिए, तो जिन्होंने मूव किया पाकिस्तान से जी। इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान। तो जी। कुछ उनके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा कि उनकी जो हिस्ट्री है कि वो किस तरह से, व्हाई दे हैड टू मूव फ्रॉम जी। पाकिस्तान टू जी। इंडिया एंड इंडिया टू पाकिस्तान। तो जैसे इकबाल बानो हो गई, बहुत पॉपुलर सिंगर ऑफ पाकिस्तान। वो दिल्ली के पास रोहतक एक शहर है हरियाणा में, वो वहां से आती हैं। उनकी शादी हुई विद अ पाकिस्तानी जेंटलमैन, तो वो 1952 में गई, 5 years आफ्टर पार्टीशन। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग पार्टीशन के ही टाइम गए हैं। मोस्ट ऑफ देम यस, ज्यादा ज्यादा तादाद में 47-48 के टाइम गए। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो ड्यू टू किनशिप या मैरिज बाद में गए हैं। मैडम नूर जहान, ऑफ कोर्स शी इज फ्रॉम वेस्ट पंजाब, बट वो उस वक्त 47 में वो बॉम्बे में बेस्ड थी, जहाँ पे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफी उनका नाम था, और वो सिंगर एक्ट्रेस सारे सारे ही किरदार करती थी। तो उन्होंने वो भी मूव करी, उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ गए तो मैंने भी मूव किया। इसी तरीके से ऑन द अदर साइड, जैसे प्रकाश कौर, सुरिंदर कौर, वो लाहौर के थे, वेस्ट पंजाब की थी, वो फिर इंडिया आई ड्यूरिंग आफ्टर 47-48। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं इन सभी म्यूजिशियंस की, जो you know they moved either due to partition or not because of partition, ड्यू टू फैमिली रीजंस। फॉर फैमिली रीजंस एज वेल। एंड स्पेशली विमेन को जब देखा जाए तो उनमें फैमिली रीजंस हमें कहीं ज्यादा दिखाई देते हैं, कि दे चूज टू फॉलो देयर हस्बैंड्स। रोशन आरा बेगम भी, उनकी शादी एक पंजाबी पुलिसमैन से हुई थी, और वो लाला मूसा के थे, तो फिर वो लाला मूसा आई। शी वॉज नॉट पंजाबी हरसेल्फ, पर वो अपने शौहर के साथ आई। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि ड्यू टू पार्टीशन। और ऑफ कोर्स उस्ताद सलामत नज़ाकत अली का भी हमें पता है, वो भी शाम 84 से इंडिया से आए पाकिस्तान। और हैदराबाद से मुंशी रजीउद्दीन की फैमिली कराची आई। उनके उनकी फैमिली फरीद अयाज कवाल, अभी कितना उनका कितना बड़ा नाम है कवाली और सूफी म्यूजिक में। तो ऐसे कई म्यूजिशियंस हैं जिनकी रूट्स इंडिया में हम पाएंगे, और जो अभी लाहौर या कराची में बेस्ड हैं। तो आई थिंक ये सारी जो उनकी मेमोरीज हैं, उनको एंड आई थिंक जो वो मेमोरीज वो याद करते हैं, वो इस बात की है कि जो सुनने वाले भी थे, वो टाइम के साथ भी बदलाव आते हैं। सुनने वालों को भी इल्म ज्यादा था कि क्या सुने और वो क्या फरमाइश रखें, और अब सुनने वालों की भी जो नॉलेज है वो कम हो गई है। एग्जैक्टली। हमें भी वैरायटी मालूम नहीं है, तो हम अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते उस तरीके से। तो एक एक नॉस्टैल्जिया है कि पहले किस तरीके से लिसनर्स भी हुआ करते थे, पहले किस तरीके से राजे महाराजे या कोर्ट्स नवाब्स को आता था म्यूजिक को अप्रिशिएट करना, और अब वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है।
ये जो एप्रिसिएशन का कल्चर है म्यूजिक का, जिसका जी। डाउनफॉल जारी है, पार्टिकुलरली ये जो लास्ट 2 to 3 डेकेड्स हैं उनमें, उसकी क्या रीजंस आप समझती हैं? मेरे ख्याल से आई थिंक पर्टिकुलरली 2 to 3 डेकेड्स में मेरे ख्याल से बहुत बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एक तो ऑनलाइन जो स्पेस है डिजिटल म्यूजिक से, उससे बहुत सारे दरवाजे खुल भी जाते हैं, क्योंकि इंटरनेट से हम अपने आप को एजुकेट भी कर सकते हैं। और आप यू विल फाइंड कि काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जो बहुत नीश जॉनरास को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक लेवल से तो पॉप म्यूजिक और जो एक मेन स्ट्रीम टाइप का म्यूजिक है, एक ही टाइप का, उसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट बहुत है। बट एट द अदर लेवल जो जो इंसान एकदम गहराई में जाना चाहे या बहुत इन डेप्थ म्यूजिक को सीखना चाहे, सुनना चाहे, वो भी इंजॉय कर सकता है। तो मेरे ख्याल से इंटरनेट से एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्पेस खुल जाती है। और खासकर कि जब हमारे बॉर्डर्स हमें इतना अलहदा और जुदा करके रखते हैं, तो आई थिंक ऑनलाइन स्पेसेस बहुत ज़रूरी हो जाती हैं टू एग्जैक्टली। enjoy दिस म्यूजिक। और आप जानते ही हैं कि वेदर इट्स कोक स्टूडियो या जो भी पाकिस्तानी म्यूजिशियंस हैं, उनकी कितनी फॉलोइंग है इंडिया में। एग्जैक्टली। And तो वो एक, और वो आप यूट्यूब कमेंट्स में जो लोग अप्रिसिएशंस देते हैं, तो वो ऑनलाइन मुशायरा या महफिल हो गई, तो आई थिंक ये ज़रूरी स्पेसेस हैं। उससे एग्जैक्टली। एक कनेक्शंस बनते हैं। तो मेरे ख्याल एग्जैक्टली। से दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो होपफुली फ्यूचर में ये फिर से रिवाइव होंगी, पुराने तरीके सुनने के और गाने के। एग्जैक्टली। चले, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि म्यूजिक ने, हाउ इट हैज सर्व्ड एज अ यूनिफाइंग फोर्स, जो बॉर्डर्स की डिवीजन थी उसके बाद भी, हम्म। हाउ इट हैज क्रिएटेड अ सेंस ऑफ शेयर्ड कल्चर एंड शेयर्ड हेरिटेज। आई थिंक इसका तो हमने जवाब इनडायरेक्टली, हम इसी की बात अभी कर रहे थे कि म्यूजिक ने डिवाइडेड पंजाबीज को यूनाइट किया है। और म्यूजिक हुई या पोइट्री हुई, लिटरेचर हुआ, इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है टू यूनाइट पीपल। पंजाबियत, या जो अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करके लोग पंजाबीनेस बोलते हैं, तो पंजाबियत का जो एक फीलिंग है, वो लोग खास करके म्यूजिक और पोइट्री के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं। और मेरे ख्याल से म्यूजिक हैज सर्व्ड एज अ यूनिफाइंग फोर्स डिस्पाइट द अटेम्प्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स टू स्टॉप दिस। तो एग्जैक्टली। ये खासकर ये इसका इसका क्रेडिट केवल सिर्फ और सिर्फ जो इंडिविजुअल लोग हैं उनको जाता है, जैसे रजा काजिम, या फिर इंडिया में अश्विनी कुमार और नवजीवन खोसला। ऐसे बहुत सारे पेट्रन्स हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की कि अक्रॉस द बॉर्डर से लोग आके परफॉर्म करें। तो मेरे ख्याल से जितनी हम क्रिएटिविटी और प्रमोट कर सकते हैं ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम बोथ साइड्स टू कम टुगेदर एंड अंडरस्टैंड एंड enjoy द रिचेस, वो एक बहुत ज़रूरी कल्चरल प्रोजेक्ट हो जाता है फ्यूचर के लिए। नहीं तो हम सिर्फ अपने ही मुल्कों की जिस तरीके से कल्चर पिछले 45 सालों में जिस तरीके से उभरा है, फिर हम उसी कंपार्टमेंट में नहीं तो बंद हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से बिकॉज द इंटरनेट इज सो पावरफुल, उस इंटरनेट इज द वे आउट। आई थिंक उसी के थ्रू हम एक दूसरे के कल्चर को समझ के अप्रिशिएट कर सकते हैं। और जो 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 बदलाव हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी म्यूजिक एक अलग अपनी ही ट्रेजेक्टरी में उभरा है, विच इज़ लव्ड बाय इंडियंस, पर उसको समझना और उसको रियली अप्रिशिएट करना इंडियंस को सीखना पड़ेगा। सिमिलरली इंडिया में भी कितनी सारी म्यूजिकल ट्रेडिशंस या जो भी डेवलपमेंट्स हैं, उनको भी समझने में वक्त लगता है। इट्स बिकॉज वो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेबर, एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे को। तो एग्जैक्टली। इवन वी हैव अ कॉमन म्यूजिकल पास्ट, कॉमन ट्रेडिशंस, देयर इज कनेक्शन, येट जो डिविजन्स आई हैं कल्चर में, उनको भी समझने के लिए एक एफर्ट एंड देयर इज जारी। येट शेयर्ड कल्चर। जी जी, सो वी हैव टू शेयर द डिफरेंट कल्चर्स आल्सो विद ईच अदर, सो आई थिंक एग्जैक्टली। यस। Okay, Dr. Radha Kaporia, thank you so much for your time. It has been a wonderful conversation. Oh, thank you, Mustanzar. I hope you enjoyed it, and maybe Exactly.